तितली बेहद प्यारी और खूबसूरत होती है, लेकिन आज हम आपको उस तितली के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूर्वी और दक्षिण भारत में तबाही मचा दी है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठा है। इस तूफान को पाकिस्तान ने नाम दिया है तितली। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पौ फटने से पहले तितली की तबाही ने दस्तक दी। ओडिशा के गोपालपुर में यह चक्रवाती तूफान करीब 3:30 बजे टकराया। तब उसकी रफ्तार 126 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वक्त के साथ रफ्तार 150 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई। मौसम विभाग ने तितली को बेहद खतरनाक तूफान बताया है। इस चक्रवाती तूफान से पुरी, गंजम, गजपति जिलों में बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है। तूफान से प्रभावित ओडिशा और आंध्र प्रदेश के 2 दर्जन जिलों में पेड़ और खंभे तूफान में उखड़ गए हैं। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम से विशाखापट्टनम तक तितली का कहर जारी है। चक्रवाती तूफान के साथ भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे राज्यों के लिए कल सुबह तक तितली बहुत भारी पड़ने वाला है। कल भी ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवा और बारिश का अनुमान है। तितली से लोगों को बचाने के लिए ओडिशा में एनडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि ओडिशा डिजास्टर रिलीफ एक्शन कमेटी की 9 टीमें 9 जिले में तैनात हैं। इस तूफान के चलते ओडिशा आंध्र प्रदेश में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लाख लोग सुरक्षित जगह भेजे गए हैं। चक्रवाती तूफान तितली के चलते झारखंड में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। उत्तर भारत का मौसम भी बिगड़ गया। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में भी बारिश हुई। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तितली ने जितना कहर बरपाया उसकी तस्वीरें ही दिल दहलाने के लिए काफी हैं। समंदर में उठती लहरें मानो सब कुछ निगल लेंगी। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा है। आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटीय इलाकों से जब तितली नाम का तूफान टकराया तो मंजर कुछ ऐसा ही था। तेज हवाओं के बीच हुई भारी बरसात के चलते कई इलाकों में सैकड़ों बिजली के पोल और पेड़ उखड़कर गिर गए। कच्चे घरों की छतें और टिन के शेड भी उड़ गए। यहाँ पे कल 24 घंटे से यहाँ पे बारिश और हवा चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे बिजली का खंभा, पक्का घर था और पेड़ पौधा वगैरह सब यहाँ पे सब खत्म हो चुका है। तूफान के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा में कई ट्रेनों को रद्द कर देना पड़ा है, तो कईयों का रूट बदला गया है। ओडिशा में सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को 12 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। तूफान में होने वाले नुकसान से बचने के लिए अलग अलग जिलों में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात कर दी गई हैं। तितली तूफान का असर यूपी में भी देखने को मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जैसे जिलों में दिन में ही अंधेरा छा गया और जोरदार बारिश हुई। कई जगह ओले भी गिरे। बारिश के साथ तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बेमौसम हुई इस बारिश से धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। हरियाणा में भी कई जिलों में भारी बारिश के साथ ओले गिरे। अंबाला में तो बादल ऐसे बरसे कि पूरा शहर ही तालाब बन गया। चौक चौराहे और गलियां सब पानी में डूबे नजर आए। वहीं यमुनानगर में तेज हवा के बीच जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ। भारत में तितली तूफान ने तबाही मचाई तो अमेरिका में माइकल तूफान जानलेवा साबित हो रहा है। फ्लोरिडा में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले माइकल तूफान की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। तूफान की वजह से काफी तादाद में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। बिजली के पोल क्षतिग्रस्त होने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। कुदरत की मार तितली और माइकल बनकर सामने आई है तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सूखे का संकट गहरा गया है। औरंगाबाद में आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सूखाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। मराठवाड़ा के खेत पानी के लिए तरस रहे हैं। जमीन फट रही है, फसलें खाक होती जा रही हैं। कुदरत की इस बेरुखी से किसान का कलेजा चाक हो रहा है। बेहाल मराठवाड़ा का हाल जानने सीएम देवेंद्र फडणवीस औरंगाबाद पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक भी की।
सीएम फडणवीस ने कहा कि औरंगाबाद में 56% ही बरसात हुई है, जिससे दिक्कत बढ़ी है, लेकिन सरकार किसानों का ख्याल रखेगी और मुआवजा भी देगी। अपनी तरक्की पर इतराती दुनिया के नहले पर यह कुदरत का दहला है। इसी हफ्ते संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया था कि अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं थमी तो 2030 तक बाढ़, तूफान और सूखा के रूप में कुदरत का कहर तेजी से टूटेगा। अभी वक्त है एक छोटे रूस के साथ भारत ने हाल ही में जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सौदा किया है, उससे अमेरिका बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है। इस डील को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी की भाषा पर उतर आए हैं। ट्रंप ने कहा कि रूस से S-400 डील करके भारत ने बड़ी गलती की है और ये डील उसे महंगी पड़ेगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत पर अमेरिका पाबंदी लगाएगा या नहीं, इसका फैसला उम्मीद से भी पहले दुनिया के सामने आएगा। चीन, पाकिस्तान और अमेरिका को खटकने वाली S-400 की डील क्या है, ये भी समझ लीजिए। 5 अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आए थे। तब रूस के साथ भारत ने 39,000 करोड़ में S-400 डिफेंस सिस्टम की डील साइन की थी। इस डील के तहत भारत को रूस से S-400 की 5 यूनिट मिलेंगी। S-400 की पहली यूनिट 2 साल में भारत आएगी। बाकी S-400 की सप्लाई अगले 5 साल में होगी। भारत ने रूस से जो डिफेंस सिस्टम खरीदने का समझौता किया है, उसे हवाई और मिसाइल हमले के खिलाफ रक्षा कवच कहा जाता है। रूस का S-400 दुनिया का बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। 2007 से रूसी फौज S-400 का इस्तेमाल कर रही है। इस डिफेंस सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें लगी हैं, जो दुश्मन की मिसाइलों को 400 किलोमीटर दूर हवा में ही ध्वस्त कर देती है। S-400 में लगी मिसाइलों की रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक है। इस डिफेंस सिस्टम में 2 तरह के अत्याधुनिक रडार लगे हैं। इसे एक बड़े ट्रक पर फिट करके कहीं भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। S-400 के रडार 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही टारगेट की पहचान कर सकते हैं और उन्हें नष्ट कर सकते हैं। S-400 की मिसाइल को कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाता है और वहीं से टारगेट पर निशाना लगाया जाता है। एक तरफ अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज करके देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम की डील हुई है, तो दूसरी ओर राफेल सौदे पर सियासी बवाल जारी है। राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। एक फ्रेंच वेबसाइट में खबर छपी कि राफेल बनाने वाली डसॉल्ट ने माना है कि अनिल अंबानी की कंपनी को पार्टनर बनाना डील की मजबूरी थी। इस खुलासे को हथियार बनाते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेर लिया। मूड में नहीं है। एक फ्रेंच वेबसाइट में खबर छपी कि राफेल बनाने वाली डसॉल्ट ने माना है कि अनिल अंबानी की कंपनी को पार्टनर बनाना डील की मजबूरी थी। इस खुलासे को हथियार बनाते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेर लिया। राफेल के एग्जीक्यूटिव ने कह दिया है और फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने कह दिया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी जी को 30,000 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया है। पता नहीं क्या बड़ी इमरजेंसी है फ्रांस में कि डिफेंस मिनिस्टर को फ्रांस में जाके डसॉल्ट फैक्ट्री जाना है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं। राहुल यही नहीं रुके, सीधे सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा ही मांग लिया। प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो दबाव तो हमारा है और इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल पर जिस नए खुलासे का जिक्र किया है, वो खुलासा फ्रांस की एक खोजी वेबसाइट ने किया है। फ्रांस की वेबसाइट का दावा है कि डसॉल्ट कंपनी के पास रिलायंस के साथ साझेदारी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वेबसाइट का कहना है कि डसॉल्ट के लिए रिलायंस से डील करना अनिवार्य था। डसॉल्ट को ट्रेड ऑफ डील करने के तहत रिलायंस को पार्टनर बनाना पड़ा। वेबसाइट का दावा है कि डसॉल्ट के डिप्टी सीईओ ने खुद कंपनी के कर्मचारियों को पिछले साल ये बात बताई थी। वेबसाइट ने दावा किया है कि इस बात का जिक्र डसॉल्ट के दस्तावेज में भी किया गया है।
फ्रांस की वेबसाइट की खबर को आधार बनाकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को भ्रष्ट बताया तो बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो पूरे गांधी परिवार को भ्रष्ट करार दिया। संबित पात्रा ने कहा कि राफेल डील को लेकर राहुल गांधी बेशर्मी के साथ झूठ, फरेब और कंफ्यूजन फैला रहे हैं। देश की जनता जान चुकी है कि झूठ पर, फरेब पर कंफ्यूजन क्रिएट करके जिस प्रकार का अपना राजनीतिक इमारत बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, यह संभव नहीं है। पुनः झूठ बोलना, एक बार झूठ पकड़े जाने के बाद, यह राहुल गांधी जी की निर्लज्जता है। राफेल विवाद में कांग्रेस को नेहले पर दहला मारने का मौका फ्रांस की मीडिया मुहैया करा रही है। खुलासा फ्रांस में हो रहा है और खलबली देश में मचाई जा रही है। मीटू कैंपेन के लपेटे में आए विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर इस्तीफे की तलवार लटकने लगी है। दरअसल मीटू अभियान के बीच पिछले कुछ दिनों में एमजे अकबर पर 9 पूर्व महिला सहकर्मियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। ये आरोप तब के हैं जब एमजे अकबर संपादक हुआ करते थे। अकबर इन दिनों विदेश दौरे पर हैं और ऐसे कयास है कि वापस लौटते ही इस्तीफा दे सकते हैं। मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि अकबर को खुद इस मामले में जवाब देना चाहिए। Gentleman concerned would be better positioned to speak on this issue. I appreciate that the media is accosting his female colleagues, but I think that it is for the gentleman concerned to issue a statement, not for me. बॉलीवुड अभिनेता आलोकनाथ पर मीटू कैंपेन में खुलासों का दौर जारी है। आज एक और एक्ट्रेस आलोकनाथ की गंदी कहानी सुनाने सामने आई। पहले विंता नंदा, फिर नवनीत निशान, फिर संध्या मृदुल। बाबूजी की करतूतों के खुलासों का दौर जारी है। अब एक्ट्रेस दीपिका आमीन ने आलोकनाथ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। दीपिका ने आरोप लगाते हुए ट्विटर पर लिखा है कि इंडस्ट्री में सभी लोगों को पता है कि आलोकनाथ एक ऐसे नशेबाज व्यक्ति हैं जो महिलाओं का शोषण करते हैं। कई साल पहले एक टेलीफिल्म के आउटडोर शूट के दौरान उन्होंने जबरन मेरे कमरे में घुसने की कोशिश की थी। महिलाओं को देखकर उनकी लार टपकने लगती है। वो शराब पीते हैं और सीन क्रिएट कर देते हैं। उधर एक के बाद एक हो रहे खुलासों से आलोकनाथ सदमे में है। खबर है कि डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन बेड रेस्ट की सलाह दी है। इस बीच तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के मामले में सियासी रंग भी अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस तनुश्री दत्ता के समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस की महिला विंग ने तनुश्री दत्ता को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर मुंबई के ओशीवारा थाने के सामने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने नाना पाटेकर की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। नाना पाटेकर तनुश्री विवाद में पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी मैदान में उतरी है। तनुश्री दत्ता के यौन शोषण मामले में अभिनेता नाना पाटेकर पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है। ये भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, इतना रुतबा करने कि किसी बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से एक खास मुकाम बनाने वाले नाना पाटेकर की जिंदगी ऐसी करवट लेगी, ये उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। तनुश्री दत्ता के यौन शोषण मामले में अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तनुश्री की शिकायत पर मुंबई की ओशीवरा थाने की पुलिस ने नाना पाटेकर, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, प्रोड्यूसर सामी सिद्दीकी और डायरेक्टर राकेश सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने चारों पर छेड़छाड़ की धारा 354 और महिला के सम्मान को चोट पहुंचाने के लिए धारा 509 के तहत एफआईआर दर्ज की है। तनुश्री ने अपनी शिकायत में कहा है कि फिल्म हॉर्न ओके के एक गाने की शूटिंग के दौरान नाना ने उन्हें गलत तरीके से छुआ, जबकि उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि वो किसी भी अश्लील, अशिष्ट या असहज सीन की शूटिंग नहीं करेंगी। उधर नाना इन आरोपों को झुठला रहे हैं। उन्होंने तनुश्री को कानूनी नोटिस भी भेजा है। मी टू मूवमेंट के दौरान जब बॉलीवुड के कई दिग्गजों पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लग रहे हैं तो महानायक अमिताभ बच्चन ने भी इस मसले पर अपनी बात रखी है। जब एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे तो उस समय बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने इस पर रिएक्शन देने से मना कर दिया था, लेकिन अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ी है। अमिताभ ने कहा कि किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या अपमानजनक आचरण नहीं होना चाहिए। ऐसे कृत्यों को तुरंत संबंधित अधिकारियों के नोटिस में लाया जाना चाहिए। शिकायत दर्ज कराकर या कानून का सहारा लेकर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। अमिताभ ने कहा, ये देखना उत्साहजनक है कि वर्कप्लेस पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। ऐसे में हम उनकी गरिमा की सुरक्षा नहीं कर पाए तो यह भी कभी न मिटने वाले कलंक जैसा होगा।
अमिताभ बच्चन ने महिलाओं के प्रति इस तरह के व्यवहार को रोकने के लिए उपाय भी सुझाए। अक्सर विवादों में रहने वाली और खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे माँ का भी मीटू अभियान पर रिएक्शन सामने आया है। मुंबई के कांदिवली स्थित कंट्री क्लब में गरबा के कार्यक्रम में पहुंची राधे माँ ने मीटू मूवमेंट का समर्थन किया है। गलत हो रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि जब अत्याचार हो औरतों को, जब अत्याचार हो औरत उसी टाइम अपना उठाए। नेताओं पर चप्पल फेंकने की परंपरा ही चल पड़ी है। इस बार चप्पलबाजों के निशाने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार थे। पटना के बापू सभागार के मंच पर जैसे ही चप्पल फेंकी गई, अफरा तफरी मच गई। जेडीयू के छात्र संगठन के समागम में अचानक एक युवक ने मंच पर बैठे नीतीश कुमार की तरफ चप्पल फेंकी, हालांकि चप्पल पहले ही गिर गई। इस वाकये से नीतीश भी सन्न रह गए। उधर सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। इस युवक की नाराजगी आरक्षण और SC/ST एक्ट को लेकर थी। काहे लिए चप्पल फेंक दिए थे बाबू? स्वर्ण विरोधी नीतियों के कारण हमने इस तरह का कार्य किया है। गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हमले के बाद अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। इस कड़ी में कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर उपवास पर बैठे। गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हमले के आरोपों में घिरी ठाकुर सेना अब सद्भावना का संदेश दे रही है। ठाकुर सेना के संरक्षक और कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर अहमदाबाद में सद्भावना उपवास पर बैठ गए। अल्पेश ठाकुर की इस मुहिम को डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। अल्पेश ने अपनी ठाकुर सेना पर लग रहे हिंसा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि गुजरात में प्रांतवाद नहीं, राष्ट्रवाद चलता है। जिस गुजरात ने देश को एक किया, अखंडता का नारा दिया, उसी गुजरात से प्रांतवाद का नारा निकले। अरे राजनीति आज है कल नहीं, हम कल चले जाएंगे, पर हम कैसे राष्ट्र को देख के देना चाहते हैं, कैसे राष्ट्र को आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं, वो हमें सोचना पड़ेगा। राजनीति आज है कल नहीं। अल्पेश ठाकुर के सद्भावना उपवास को बीजेपी ने ड्रामा बताया है, तो अल्पेश ठाकुर कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। अल्पेश ठाकुर ने जितना बड़ा जघन्य अपराध किया है राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पाने के लिए, और अब वो जब सारे पोल खुल गए हैं तब वो आप बैठे हैं अनशन पर। गुजरात में अफवाहों का बाजार चला, उस अफवाहों ने एक हवा दे दी कि यहाँ कुछ हो रहा है। मैं अब आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, पर राजनीति हो रही है, पक्की बात है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की 54 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई है। ईडी ने कीर्ति चिदम्बरम की दिल्ली से लेकर देश विदेश तक की संपत्तियों को जब्त किया है। ईडी ने राजधानी दिल्ली के जोरबाग में चिदम्बरम के मकान को जब्त किया, साथ ही तमिलनाडु के ऊटी और कोडाईकनाल का बंगला भी जब्त कर लिया। ब्रिटेन में कीर्ति के कॉटेज और जमीन को भी ईडी ने कब्जे में ले लिया है। साथ ही स्पेन के शहर बार्सिलोना की प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली गई है। भारत समेत 3 देशों में कीर्ति चिदम्बरम की करीब 54 करोड़ की संपत्तियां जब्त हुई। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक एक भी प्रत्याशी तय नहीं किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट्स की 10वीं लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट ने 10वीं लिस्ट में 18 प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र महू से अमित सिंघल को टिकट दिया गया है। विदिशा से विंग कमांडर अनुमा आचार्य को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 9 लिस्ट में 130 उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने आदिवासी कार्ड खेला है। पहली बार छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में उतर रही आम आदमी पार्टी ने एक आदिवासी युवक कोमल हुपेडी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया है। 37 साल के कोमल छत्तीसगढ़ सरकार में अधिकारी थे और बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। झारखंड के जगन्नाथपुर से विधायक गीता कोड़ा ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, झारखंड प्रभारी RPN सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस के समर्थन से ही निर्दलीय विधायक रहे मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने थे और बाद में उन पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे कि वो जेल की हवा खा रहे हैं। नीतीश सरकार के मंत्री राम नारायण मंडल अब बुरे फंस गए हैं, जब उनसे मीडिया वालों ने मोतीहारी चीनी मिल की जमीन से जुड़ा सवाल पूछा।
राम नारायण मंडल मोतिहारी में विभागीय समीक्षा बैठक में पहुंचे थे। यहां उनसे प्रेस वालों ने मोतिहारी चीनी मिल के प्रबंधकों की तरफ से रातों रात जमीन बेच देने पर सवाल पूछा। मंडल ने जब इस सवाल के जवाब में ये कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं, तो वहां हर कोई हैरान रह गया। जो बात किसी ने अगर आज उठाने का काम किया है तो फिर जांच का विषय होगा, वो जांच होगा। दरअसल मोतिहारी चीनी मिल के मामले पर बिहार विधानसभा और विधान परिषद में कई बार हंगामा हुआ है। सवाल भी सत्ताधारी जेडीयू के विधायकों ने ही उठाए हैं। राम नारायण मंडल जेडीयू कोटे से ही बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों को सरकारी चंदा देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। ममता सरकार ने हिंदू कार्ड खेलते हुए बंगाल को 28,000 दुर्गा पंडालों को 10-10 हजार रूपए चंदा देने का ऐलान किया था। कुल मिलाकर 28 करोड़ का फंड पंडालों को देने के लिए रखा गया था। ममता बनर्जी के इस फैसले के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कल करने की बात कही है। गंगा के मुद्दे पर 22 जून से अनशन कर रहे पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल का निधन हो गया है। गंगा में अवैध खनन, बांधों जैसे बड़े निर्माण और उसकी अविरलता को बनाए रखने के मुद्दे पर पर्यावरणविद स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद यानी प्रोफेसर जीडी अग्रवाल 22 जून से अनशन पर थे। इसी साल फरवरी में उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर गंगा के लिए अलग से कानून बनाने की मांग की थी। कोई जवाब न मिलने पर 86 साल के स्वामी सानंद अनशन पर बैठ गए थे। केंद्रीय मंत्री उमा भारती और नितिन गडकरी ने उन्हें मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। 111 दिन के अनशन के बाद तबियत बिगड़ने पर उन्हें हरिद्वार से दिल्ली लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनका निधन हो गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एम्बुलेंस पर राजनीति गर्मा गई है। एम्बुलेंस की बुरी हालत के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने पुरानी कांग्रेस सरकार और 108 सेवा चलाने वाली कंपनी को दोषी ठहराकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। राजनीति में फंसी एम्बुलेंस सेवा बेहाल हो गई है। पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा बीजेपी छोड़कर केंद्र सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में रहते हुए ही मोदी सरकार के शत्रु बने हुए हैं। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा शामिल हुए। दोनों ने एसपी मुखिया अखिलेश यादव के साथ मंच साझा किया और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसे। यशवंत सिन्हा ने जहां देश में प्रजातांत्रिक मान्यताओं को खतरे में बताया, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने राफेल डील पर राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी जी जनता इस मुद्दे पर आपसे जवाब चाहती है। भारत समेत पूरी दुनिया में शेयर बाजारों के लिए गुरुवार का दिन गर्दिश भरा था। पूरी दुनिया में शेयर बाजार धड़ाम से गिरे। अमेरिका में शेयर मार्केट डाउ जोन्स का इंडेक्स 3.15% गिरा। वहीं लंदन का FTSE 100 1.28% टूटा। हांगकांग का शेयर मार्केट हैंग सेंग भी 3.54 अंक नीचे गिरा, तो जापान का निक्की 3.89 अंक नीचे बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट कैश का असर भारत पर भी पड़ा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 760 अंक यानी करीब 2.19% गिरा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 225 अंक लुढ़क गया। बाजार के जानकारों का कहना है कि शेयर बाजार ग्लोबल मार्केट कैश का असर भारत पर भी पड़ा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 760 अंक यानी करीब 2.19% गिरा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 225 अंक लुढ़क गया। बाजार के जानकारों का कहना है कि शेयर बाजार से आज निवेशकों के 4 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। डॉलर के मुकाबले रुपया भी आज 8 पैसे और गिरा। आज $1 74.12 का था। शेयर मार्केट में आज की गिरावट के लिए IMF की रिपोर्ट को जिम्मेदार माना जा रहा है। IMF ने दुनिया भर के देशों के विकास दर में 2019 में कटौती का अनुमान लगाया है। इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की वजह से निवेशक अपनी पूंजी शेयर मार्केट की बजाय अमेरिकी बैंकों के बॉन्ड्स में लगा रहे हैं। शेयर मार्केट में उथल पुथल की एक वजह चीन अमेरिका में ट्रेड वॉर भी है। दुनिया भर में गिरते शेयर बाजार को अब तेल का ही सहारा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आज कमी आई। ब्रेंट क्रूड करीब एक हफ्ते बाद $82 प्रति बैरल के नीचे रहा। भारत की बात करें तो डीजल और पेट्रोल के दाम आज भी बढ़े। पेट्रोल की कीमत में 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, तो डीजल के दाम 27 पैसे प्रति लीटर बढ़े। वहीं सरकार के पेट्रोल डीजल के बाद आज विमान
ईंधन यानी ATF यानी एयर टरबाइन फ्यूल पर भी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। ये कटौती 2.6% की है। एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद विमान ईंधन डीजल पेट्रोल से सस्ता हो गया है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोगों का पारा एक बार फिर से गर्म होने लगा है। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आम लोग कैसे खर्चा चला रहे हैं, कैसे वो मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को। 80 रुपए तेल पहुंच गया है, कहाँ 62 रुपए 61 रुपए तेल था। कोई इस पे कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कई महीनों तक हमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और जिस हिसाब से डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया हमारा डाउन होता जा रहा है, उसमें हमारे आने वाले टाइम में महंगाई भी बढ़ेगी। तो ये अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है और धीरे धीरे अच्छे दिन ऐसे आएंगे कि गरीब आदमी दूर हो जाएंगे और जो जिनके पास पैसा वही इन्हीं का राज होगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में नवी मुंबई के पनवेल में यूथ कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। पेट्रोल पंपों पर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही पेट्रोल पंपों पर अपनी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल भरवाने आए लोगों के बीच कांग्रेसियों ने गाजर भी बांटी। कच्चे तेल के दाम कम करने पर सरकार के नहले पर इंटरनेशनल मार्केट ने दहला मारना बंद नहीं किया। एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद सरकार को अब समझ नहीं आ रहा है कि रेट को कंट्रोल कैसे करें। हरियाणा के हिसार स्थित सतलोक आश्रम के स्वघोषित संत रामपाल को हत्या के 2 मामलों में दोषी करार दिया गया है। इस चेहरे को आप भूले नहीं होंगे। ये हिसार के सतलोक आश्रम के संचालक और स्वघोषित संत रामपाल हैं। हरियाणा की हिसार जेल में विशेष अदालत ने हत्या के 2 मामलों में रामपाल को दोषी करार दिया है। अब उसे 16-17 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। 18 नवंबर 2014 को रामपाल को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस से उसके समर्थक भिड़ गए। इस दौरान 10 दिनों तक जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें 5 महिलाओं समेत एक बच्चे की मौत हो गई थी। इन्हीं मामलों में रामपाल की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई और कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया। इस फैसले को देखते हुए पूरे हिसार में धारा 144 लगाते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। सेना ने कुपवाड़ा के शॉटगुंड इलाके में आज एक बड़े ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में एक की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर मन्नान वानी के तौर पर हुई है। मन्नान वानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व स्टूडेंट था। वानी इसी साल ANU से लापता हुआ था। बाद में खबर आई कि वो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया है। हिजबुल ने वानी को कुपवाड़ा का कमांडर बनाया था। पिछले दिनों सेना की ओर से जारी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी मन्नान का नाम शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने पर आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ तेवर और सख्त कर लिए हैं। कोर्ट ने आम्रपाली के 3 निदेशकों की घर में रहने की मांग को खारिज करते हुए उनकी पुलिस रिमांड 15 दिन और बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के CMD और दोनों निदेशकों को नोएडा के सेक्टर 62 स्थित एक होटल में रखने के आदेश दिए हैं। तीनों पुलिस की निगरानी में रहेंगे। सर्वोच्च अदालत ने ये भी कहा है कि ये लोग मोबाइल का इस्तेमाल तभी कर सकेंगे जब वो फोरेंसिक टीम के साथ होंगे और कॉल के जरिए केवल उन लोगों से संपर्क करेंगे जिनके ऑडिटर को जरूरत होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन और धर्म वापसी के मामलों में माहौल गर्मा गया है। नया बखेड़ा मेरठ में शुरू हुआ है। इंचौली गांव निवासी अनुसूचित जाति के इन परिवारों में बेहद आक्रोश है। इन लोगों का इल्जाम है कि गांव के दबंग परिवार नवरात्र के मौके पर इन्हें मंदिर में मां काली की मूर्ति नहीं रखने दे रहे हैं। इन परिवारों ने चेतावनी दी है कि अगर इन्हें मंदिर में मूर्ति नहीं रखने दी गई तो वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे। हमारी मूर्ति रखती है, अगर हिंदू है तो देवता की पूजा करेंगे, अगर हिंदू पूजा नहीं कर सकते तो अच्छा धर्म परिवर्तन करना, मुसलमान बन जा, मस्जिद जाकर नमाज पढ़ेंगे अपना। फिर मामला डीएम की चौखट तक पहुंच चुका है। उन्होंने जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। राजस्थान के अजमेर में दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई है। यहाँ के नसीराबाद इलाके में केमिकल लदे ट्रक में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित हुए सीमेंट लदे एक ट्रक ने पहले 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे खड़े केमिकल लदे ट्रक से टकरा गया, जिसके बाद इसमें आग लग गई। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में पटाखे के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया है। दशहरे और दिवाली के त्योहार को देखते हुए गोदाम में भारी मात्रा में पटाखे रखे हुए थे, जिसके चलते आग तेजी से फैली और देखते ही देखते गोदाम में धमाके होने लगे। खबर पाकर मौके पर पहुंची दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगी कैसे, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है।
झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बने वीआईपी रूम में अचानक आग लग गई। आग की लपटों को देखकर रेलवे अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन तब तक वीआईपी रूम जलकर खाक हो चुका था। हाल ही में लाखों रुपए खर्च कर स्टेशन डायरेक्टर के रूम और वीआईपी रूम का कायाकल्प किया गया था। एमपी के भिंड में नाबालिग छात्रा से खुलेआम छेड़खानी कर रहे मंचलों की आरटीओ सिपाही ने पिटाई कर दी। आरटीओ चौक पोस्ट के पास से ट्यूशन से वापस लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ रास्ते में जा रहे मंचले ने छेड़छाड़ की। छात्रा ने जब इसकी शिकायत पोस्ट पर तैनात सिपाही से की तो उसने मंचले की जमकर धुनाई कर दी। यही नहीं, मंचले से माफी भी मंगवाई गई। ग्वालियर में चुनाव से ठीक पहले पुलिसकर्मियों को शॉर्ट फिल्म बनवाकर खास ट्रेनिंग दी जा रही है। 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म में पुलिसकर्मियों को यह बताया गया है कि संदिग्धों की पहचान कैसे की जानी चाहिए और फिर कार्रवाई करने का क्या तरीका है। ये फिल्म कर्मचारियों के स्मार्टफोन में भेजी जाएगी। चुनाव में ये ट्रेनिंग काम आएगी। 3 तलाक जुर्म है, फिर भी जारी है। बनारस में एक आदमी ने पर्ची पर लिखकर अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। पर्ची पर 3 तलाक देने का अजीब मामला सामने आया है। पीड़िता की शादी पिछले साल हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले 5 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे, जिसे पूरा न करने पर उसे मार पीट कर घर से भगा दिया गया। अब पीड़िता प्रधानमंत्री से अपील कर रही है। प्रधानमंत्री जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप 3 तलाक करने करने की बात कही थी, इसे 3 तलाक ने आज मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पीड़िता का आरोप है कि थाने में तहरीर देने पर भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद वह एसएसपी के पास पहुंची। इसके बाद भी उसे न्याय का इंतजार है। यूपी में बस्ती और फैजाबाद के बॉर्डर पर सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 21 लोग घायल हो गए। डीसीएम गाड़ी पर व्यापारी सवार थे जो कारोबार के सिलसिले में जा रहे थे। तभी ड्राइवर की आंख लग गई और डीसीएम बेकाबू होकर सड़क के नीचे चली गई और एक पेड़ से टकरा गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बुलंदशहर में बेखौफ बदमाशों ने डिप्टी एसपी की सरकारी गाड़ी ही चुरा ली। डिप्टी एसपी की सरकारी गाड़ी चोरी होते ही पुलिस हरकत में आ गई। कुछ घंटे में ही जीपीएस की मदद से गाड़ी को ट्रेस करके चोर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। भले ही पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन जिस तरह चोर ने डिप्टी एसपी की गाड़ी चुरा ली, उससे पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के विरोध में किसानों ने धरना दिया। जेवर के किसान इलाके में बन रहे एयरपोर्ट का ही विरोध कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के विरोध में धरने पर बैठे किसानों को अपना समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राज बब्बर और संजय सिंह भी पहुंचे। किसानों के धरने को 19 दिन हो चुका है। बिहार के नवादा में पुलिस ने छापेमारी कर 2 दर्जन से अधिक शराब की भट्टियों को नष्ट किया है। मौके से शराब की डिलीवरी में इस्तेमाल होने वाली 21 बाइक भी जब्त की गई हैं। पुलिस को शक है कि ये सारी बाइक चोरी की हो सकती हैं। इस पूरे इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर डीआईयू और स्वेट की ज्वाइंट एक्शन टीम ने एक साथ धावा बोला था। कानपुर में रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार चल रहा था, जिससे छापेमारी में पकड़ा गया। खाद्य विभाग ने खबर मिलने के बाद बड़ी कार्रवाई की। शीशा बार में छापा मारा गया, जहां हुक्का बार चलने की सच्चाई सामने आने पर 20 जोड़े भी मौके पर मिले। अब अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक निर्माणाधीन इमारत का लिंटर गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। मामले की खबर पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस मौके पर देर से पहुंची। पुलिस की लेट लतीफी से गुस्साए लोगों ने NH 44 पर जाम लगाया और जमकर नारेबाजी की। मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इलाके में मासूम बच्ची को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। बच्ची की हालत बेहद गंभीर है। तेंदुए के हमले से अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। तेंदुए के हमले में घायल होने के बाद वन विभाग ने जगह जगह पिंजरे लगाए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में तेंदुए को साफ तौर पर देखा गया है। यूपी के हापुड़ में सड़क पर अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। शहर की सड़क पर कई फीट लंबा अजगर दिखा, जिसके बाद लोग डर गए। ये अजगर इलाके के मंदिर के पास निकला। एक शख्स ने हिम्मत करके अजगर को उठाया और पास के जंगल में छोड़ दिया। बिहार के बगहा में एक महिला अपने पति से झगड़ने के बाद अपने 2 बच्चों को नहर में फेंक आई। 4 साल का बेटा और 7 महीने की बेटी के शव का पता भी नहीं चल पाया है। इस बीच स्थानीय लोगों ने महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला घरेलू विवाद का है।
उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने छापेमारी कर नकली हेयर ऑयल बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। इस फैक्ट्री में कई बड़े ब्रांड के नकली हेयर ऑयल बनाए जाते थे। इस पूरे मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ के बाद बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी की जा रही है। तेलंगाना के घटकेसर में संस्कृति सोसाइटी के लोगों पर यह आरोप है कि उन्होंने 100 से ज्यादा आवारा कुत्तों की हत्या कर दी है। इसे लेकर कई एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने पुलिस को लिखित शिकायत की है। इसके बाद मृत पाए गए कई आवारा डॉग्स के पोस्टमार्टम के निर्देश दिए गए हैं। वेटनरी डॉक्टर्स की एक टीम बनाकर उनकी पूरी मॉनिटरिंग में पोस्टमार्टम कराने के बाद उसकी रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बॉलीवुड एक्टर प्रतीक बब्बर पर गोवा में रफ ड्राइविंग का केस दर्ज हुआ है। गोवा के परवरी पुलिस थाने में उल्टी टोपी पहनकर खड़े ये बॉलीवुड अभिनेता प्रतीक बब्बर है। राज बब्बर के बेटे प्रतीक पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने नशे की हालत में अपनी कार को वन वे में घुसा दिया और सामने से आ रहे एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। पीड़ित का इल्जाम है कि टक्कर के बाद प्रतीक ने उसे धमकी भी दे दी। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो मोटर अधिनियम एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की गई। इस बारे में प्रतीक से जब पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कुछ बात नहीं करने नहीं, क्या हुआ है उतना ही तो बोल दीजिए ना। प्रतीक बब्बर ने दर्जन भर से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। उत्तरी गोवा के पोरबोरियम में वो इन दिनों लंबी छुट्टी बिता रहे हैं। तो नहले पर दहला में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे बिग बी ने कैसे मनाया अपना जन्मदिन। नहले पे दहला में आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी के मुरादाबाद में डबल ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शनिवार को पकवाड़ा इलाके में 25 साल के युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान बरेली के फाजिल के तौर पर हुई। फाजिल की मौत की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मुरादाबाद के करुला इलाके में ही एक युवती को आनंद फानंद में दफनाया गया है। जांच के दौरान पता चला कि वो युवती शादीशुदा राबिया थी, जो फाजिल की गर्लफ्रेंड थी। शादी के बाद भी अफेयर से नाराज राबिया के भाई ने फाजिल को बहाने से बुलाकर उसकी हत्या कर दी। घर पहुंचकर उसने बहन को भी गला दबाकर मार डाला। इस मामले में राबिया के भाई, उसके जीजा और पापा को गिरफ्तार किया गया है। कई क्षेत्रों में भारत का दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन भारतीय पासपोर्ट की बात करें तो दुनिया भर में इसकी रैंकिंग कमतर है। अमेरिकी फर्म हेनले ने दुनिया भर के देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग बनाई है, जिसमें भारत को 81वें पायदान पर रखा गया है। भारत की तुलना में चीन का पासपोर्ट मजबूत है और 71वें नंबर पर है। हालांकि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश भारत से काफी पीछे हैं। वहीं पासपोर्ट के मामले में जापान नंबर 1 है। गुड़गांव में 32वीं वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। देश में पहली बार हो रही यह कॉन्फ्रेंस है, जो 2 दिन तक चलेगी। कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ ने शिरकत की। यहाँ किसानों के उत्पादन के साथ आय को जोड़ने का काम कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। नवरात्र के मौके पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ज्वाला देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। रोज हजारों की संख्या में भक्त कांगड़ा मंदिर में पहुंच रहे हैं। कांगड़ा देवी का मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम और सिख भक्त भी भारी संख्या में आते हैं। नवरात्र में देश के कोने कोने में डांडिया नाइट्स का आयोजन किया जा रहा है। शिलोंग में रंगारंग डांडिया नाइट्स मनाई गई। इस मौके पर करीब 60 लोगों ने हिस्सा लिया। गुजरात में गरबा की धूम है। सूरत में तो गली गली में गरबा नाइट सज चुकी है। ये जश्न गरबा का है। यहाँ पिछले 22 साल से इसी तरह गरबा नाइट्स का आयोजन होता है। इस बार 71 महिलाओं ने सिर पर मटका रखकर गरबा किया। बॉलीवुड के महानायक सदाबहार एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन का 76वां जन्मदिन है। तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। लगभग 50 सालों से ये दमदार आवाज बॉलीवुड में गूंज रही है। जिसने अपने ट्रक से 5 बेगुनाह मासूम बच्चों को कुचल डाला, वो कौन है? महानायक बिग बी, शहंशाह जैसे न जाने कितनी उपाधियों से नवाजे जा चुके अमिताभ बच्चन आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह।
मुंबई स्थित उनके घर के बाहर फैंस अपने ही अंदाज में उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे हैं। दीवानगी का आलम यह है कि फैंस उनकी आने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में उनका गेटअप लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं और कामयाबी की दुआ कर रहे हैं। अमिताभ के दौर के ज्यादातर कलाकार संन्यास लेकर घर बैठ चुके हैं, लेकिन वो आज भी उसी जोश के साथ फिल्में कर रहे हैं। फैंस उन्हें आज भी पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप अमिताभ के लिए उनके फैंस की दीवानगी का अंदाजा लगा सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने साउथ इंडियन फिल्मों में डेब्यू किया है। इस फिल्म में उनके लुक को जन्मदिन के खास मौके पर रिलीज किया गया। फिल्म सईरा नरसिम्हा रेड्डी में गेस्ट अपीयरेंस कर रहे अमिताभ के लुक का मोशन टीजर जारी किया गया, जिसमें अमिताभ सफेद दाढ़ी, माथे पर लाल टीका लगाए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में दक्षिण फिल्मों के मेगास्टार चिरंजीवी लीड रोल में हैं। ये फिल्म 4 भाषाओं तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। मुंबई में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा की किताब पैराडाइज टावर की लॉन्चिंग हुई। इस मौके पर खुद अमिताभ बच्चन, पत्नी जया बच्चन और फिल्म निर्देशक करण जौहर साथ थे। अमिताभ बच्चन के साथ इन तमाम लोगों ने फिल्म की किताब के कुछ अंश भी पढ़े। अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाकर मशहूर हो चुके कॉमेडियन कपिल शर्मा बतौर निर्माता मैदान में हैं। कपिल शर्मा अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बन रही पंजाबी फिल्म सन ऑफ मंजीत सिंह के प्रमोशन के लिए राजधानी दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मशहूर पंजाबी कॉमेडियन और एक्टर गुरप्रीत गुग्गी और चाइल्ड आर्टिस्ट रमनप्रीत सिंह भी मौजूद थे। ये फिल्म 12 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से आधिकारिक तौर पर मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री असद उमर और पाकिस्तानी स्टेट बैंक के गवर्नर तारिक बाजवा ने IMF के MD क्रिस्टीन लोगार्ड से मुलाकात की है। पाकिस्तान ने IMF से $8 अरब के बेलआउट पैकेज की मांग रखी। अब IMF की एक टीम जायजा लेने इस्लामाबाद जाएगी, जिसके बाद बेलआउट पैकेज पर विचार होगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे टीम में कप्तान विराट कोहली की वापसी हुई है। इंडिया न्यूज ने इस खबर पर पहले ही मुहर लगाई थी कि कोहली आराम नहीं करेंगे, बल्कि एशिया कप के बाद फिर टीम की कप्तानी करेंगे, और हुआ भी ठीक वैसा ही। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में विकेटकीपर ऋषभ पंत को भी रखा गया है। महेंद्र सिंह धोनी भी हैं। धोनी विकेटकीपर और पंत बल्लेबाज के तौर पर शामिल किए गए हैं। पहले टेस्ट मैच में मिली बड़ी जीत के बाद भारतीय टीम हैदराबाद में कल से शुरू हो रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच को खेलने मैदान पर उतरेगी। पहले टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 272 रनों के अंतर से हराया था, और अब उसकी कोशिश ऑस्ट्रेलियाई दौरे से पहले सीरीज का आखिरी मैच जीतकर सीरीज जीतने की होगी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली एक फोटो की वजह से खूब ट्रोल किए जा रहे हैं। ये है वो तस्वीर जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर विराट कोहली निशाने पर आ गए हैं। कोहली के बगल में खड़ी ये है टेनिस खिलाड़ी कर्मन कौर थंडी। अब तस्वीर के हाईलाइटेड पोर्शन पर गौर कीजिए। कोहली एक पोडियम पर खड़े हैं ताकि वो कर्मन से लंबा दिख सके। दरअसल कर्मन की हाइट कोहली से ज्यादा है, इसलिए उन्होंने पोडियम का सहारा लिया, लेकिन ये तस्वीर सामने आने के बाद कोहली को ट्रोलर्स खूब ताने दे रहे हैं। तो नहले पे दहला में आज इतना ही, और अब सीधे चलते हैं